वहीं अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया और उसने बेड पर आस्था को नहीं देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो नफरत से बोला, ये लड़की कहाँ गायब है? इतनी रात को कमरे में नहीं होने का एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर वीर ने आस्था को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। इस तरह से अचानक प्रियंका का शादी से भागना और फिर आस्था का शादी के लिए हाँ कह देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वैसे तो दादाजी ने कई बार उसे सारा सच बताया था और अब तक जो कुछ भी हुआ वो प्रियंका ने भी उसे बता दिया था, लेकिन अभी भी आस्था को लेकर उसका शक खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का मासूम चेहरा घूम रहा था और वो सोचने लगा, वो लड़की जिस तरह से गोल गोल बातें करती है, जिस तरह से मासूम बनने की एक्टिंग करती है, ये बात नॉर्मल नहीं है। और वीर रायचंद ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज रात मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है। हो सकता है वीर ने ही मेरी मीटिंग रोकने के लिए इस लड़की को इंस्ट्रक्शंस दिए हों, लेकिन अब मैं इस लड़की से सारा सच उगलवा कर रहूंगा। ये सोचते हुए अरमान आस्था को ढूंढने निकल गया। अपने कमरे से निकलकर जल्दी ही वो सीढ़ियों से नीचे आ गया और जब उसने किचन की लाइट जलती हुई देखी तो वो जल्दी से किचन की ओर जाने लगा, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी 2:30 बज चुके थे और 3 बजने वाला था। ऑलरेडी सभी नौकर सर्विस क्वार्टर में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें रात में 2 घंटे आराम करने की परमिशन थी। जैसे ही अरमान वहां गया तो उसे आस्था दुपट्टे में बर्फ लपेटती हुई दिखाई दी। अभी तक उसकी नजर अपनी टी शर्ट पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि आस्था ने अपने आप को अच्छी तरह से दुपट्टे से कवर किया हुआ था और दूसरे दुपट्टे में वो बर्फ रख रही थी। आस्था को इस तरह से अपने दुपट्टे में बर्फ बांधते हुए देखकर अरमान का शक और भी बढ़ गया और वो सोचने लगा, क्या ये लड़की किसी चीज का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करना चाहती है? मतलब ये मेरे खिलाफ हथियार तैयार कर रही है। हो सकता है कि वीर ने ही इसे पूरी तरह से ट्रेन करके भेजा हो। ये सोचते हुए अचानक से वो आस्था के पीछे जाकर खड़ा हो गया और रूडली लेकिन धीरे से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आस्था अपने पीछे से इतनी धीमी आवाज सुनकर डर गई और तुरंत ही वो पीछे पलटी तो अपना बैलेंस बना नहीं पाई और जैसे ही वो गिरने को हुई अरमान ने उसे तुरंत उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आस्था उस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई थी और अरमान आस्था का इस तरह से घबराना देखकर समझ चुका था कि आस्था उससे जरूर कुछ न कुछ छिपा रही थी। अरमान उसे घूरते हुए कहने लगा, इस वक्त रात को तुम किचन में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर कोई हथियार ढूंढने के लिए आई हो जिससे कि तुम मेरा मर्डर कर सको? तो अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोचने लगी, इस खड़ूस आदमी को आखिर हुआ क्या है? ये इस तरह की बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहा है? भला हम इसका मर्डर क्यों करेंगे? अगर हमें इनका मर्डर करवाना ही होता तो हम कान्हा जी से ना कह देते। कान्हा जी तो हमारी सारी बातें मानते हैं। जैसे ही आस्था एक बार फिर अपनी सोच में गुम होकर अपने कान्हा जी से बातें करने लगी, अरमान इरिटेट होते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो आस्था, तुम चाहे मेरी जिंदगी में प्लांट की गई हो या अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन अब तुम्हारे नाम के साथ अरमान सिंघानिया का नाम जुड़ चुका है। क्या करने वाला है अरमान? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।